चलो, रजिस्ट्रेशन चैप्टर एज सच इससे अलग से क्वेश्चन हर जगह से तो नहीं आएगा, बट एक दो जगह है जहां से मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। बाकी रजिस्ट्रेशन चैप्टर इज इजी, नॉट टफ, इतना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। थ्योरेटिकली ज्यादा है, थ्योरी पढ़ने का ज्यादा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, मतलब थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। चल कुछ बातें करते हैं, कुछ बहुत सिंपल सी बातें हैं सर। जीएसटी में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट स्पेसिफिक होता है सर। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जीएसटी में। हम चाहें तो एक स्टेट में भी जीएसटी में सेपरेट अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अगर हमारी 2 ब्रांच है तो चाहें तो। जीएसटी 15 डिजिट नंबर है सर, ये सिंपल सी बात है सर। और जीएसटी में अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो वो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी सभी के लिए रजिस्टर माने जाते हो सर। यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए, सबके लिए रजिस्टर्ड माने जाते हैं, ठीक। अब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। देखो, पर्सन लायबल टू रजिस्टर, सर सबसे पहले किसको कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए? सरकार ने सिंपल बोला जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करती है। थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी एक्सीड करती है वो अपन थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करेंगे। 10, 20, 40 तीन लिमिट है सर, तीनों लिमिट अपन नीचे पढ़ेंगे सर, ठीक है सर। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम किसी को बिजनेस ट्रांसफर करते हैं तो अगर उस पर्सन को हम क्रेडिट पास करना चाहते हैं या कल के दिन हम किसी के साथ बिजनेस अमेलगमेट करते हैं, डीमर्ज करते हैं, तो उस केस में अगर हम किसी को क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस बंदे का रजिस्टर होना जरूरी है। जब तक वो रजिस्टर नहीं है क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगी। सिंपल, बैठा दिमाग में, ठीक है। ट्रांसफरी कब लायबल टू रजिस्टर है? ट्रांसफरी मतलब कौन होता है पता है ना? मैं ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस, जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी कब लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए सर? डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, जिस दिन बिजनेस सक्सीड कर जाएंगे। और अगर अमेलगमेशन है या डीमर्जर है तो सर द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इशू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग टू द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही तो बोलता है ना आपको अमेलगमेट होने के लिए या डीमर्ज के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर लगता है सर। तो उस केस में जिस दिन आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन आप लायबल टू रजिस्टर। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं समझो मेरी बात। हम इसलिए ये चीज पढ़ रहे हैं सर क्योंकि आपको पता होगा, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको कि सर जिस दिन हम लायबल टू रजिस्टर है, क्या हम 30 डेज के अंदर अप्लाई किए कि नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत रिलेवेंट होता है। तो पहले ये तो पता चले कब लायबल टू रजिस्टर है, तब तो 30 डेज डिसाइड करूंगा, नहीं तो 30 डेज कहां से गिनूंगा। अरे बात समझ, इसलिए ये थोड़ा सा रिलेवेंट बनता है सर। इसके बाद हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई देखते हैं, एग्जेम्प्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जेम्प्ट सप्लाई जब आप देखेंगे एक ही गलती करोगे, सब एक गलती करोगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई जब करोगे तो हम क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन में भी पढ़ते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं। बट जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन में पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बोला था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट, सो फार इन द कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट। इसको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेता था मैं, पर जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगा तो इसको लूंगा। यही एक लौता पॉइंट है। मैं चैलेंज करता हूं केस सिनेरियो बना के दिखा देना, उसमें केस सिनेरियो में ये पॉइंट है। बस यही एक गलती होने वाली है और कोई गलती नहीं होने वाली है। रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन अलग चीजें, यही एक पॉइंट के कारण दोनों अलग हो जाते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में। बस ये मेरे हिसाब से ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली सर्विसेज है, जो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी, पर कंपोजिशन पर्पस के लिए नहीं आएगी। आई होप मेरी बात बैठी दिमाग में, ठीक। बाकी एक्सपोर्ट तो बहुत सिंपल है सर, एक्सपोर्ट करते हैं या इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब चीजें हम करते हैं तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर आ जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन देखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, बट एक अच्छा क्वेश्चन देखा था जिसमें ना एग्रीगेट टर्नओवर निकालते टाइम सामने वाले बंदे ने, अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर निकालते तो अपन जीएसटी के टैक्सेस नहीं लेते हैं, ये तो पता है ना सर, अपन टैक्सेस नहीं लेते हैं। अब उसमें क्या हुआ था, वैट पे किया हुआ था, पुराना टैक्स पे किया हुआ था। तो बात ये है क्या वैट को लेंगे, वैट को लेंगे कि नहीं? क्यों नहीं लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़े, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में इंक्लूजन्स पढ़े, इंक्लूजन्स में एनी टैक्सेस अदर देन बोले थे हमने जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो जीएसटी के टैक्सेस के अलावा बाकी सब टैक्स तो लेते हैं, बाकी सब टैक्स तो लेते हैं ना, बिल्कुल लेंगे। अच्छा पॉइंट था ये, अच्छा पॉइंट था। बाकी तो ऐसा जितना टिपिकल कुछ नहीं है, बट ये सिंपल एक अच्छा पॉइंट है जो मेरे को लगा आपको ध्यान रखने लायक है। अगली कहानी बढ़ती है सर, एग्रीगेट टर्नओवर आपको ऑल इंडिया सेम पैन नंबर बेसिस में कैलकुलेट करना होता है सर। थ्रेशोल्ड लिमिट सर 10 लाख के लिए लिमिट 4 लोग है सर, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा।
20 लाख के लिए सर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। एंड इसके अलावा अगर कोई रहा जो एक्सक्लूसिवली अगर गुड्स का काम कर रहा है तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट, और सर्विसेज का काम कर रहा है तो 20 लाख की लिमिट, और सर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का काम कर रहा है तो 20 लाख की लिमिट। 20 एक्सक्लूसिवली गुड्स 40, गुड्स एंड सर्विस 20, सिर्फ सर्विस 20। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं आपको एक स्कैम बताऊं, एक जबरदस्त स्कैम है, छोटा सा स्कैम है। ये क्या लिखा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। इंस्टीट्यूट कई बार क्या करती है पता है? आंध्र प्रदेश दे देती है, कंफ्यूज कर देती है। अरुणाचल प्रदेश अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है। होता क्या है, बहुत आसपास से ए से होता है ना, तो स्टूडेंट एंड टाइम पे कंफ्यूज होता है। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा है, आंध्र प्रदेश के लिए लिमिट मैंने कभी 20 लाख नहीं बोली सर। आंध्र प्रदेश नॉर्मल छत्तीसगढ़ जैसा ट्रीट होगा जहां पर 40 और 20 दोनों लिमिट मिलती है उसको। पर अरुणाचल प्रदेश चाहे एक्सक्लूसिवली, एक मार्कर है भाई, अगर आंध्र प्रदेश है और अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम कर रहा है तो 40, सर्विसेज का काम 20। अरुणाचल प्रदेश चाहे गुड्स का काम करे एक्सक्लूसिव, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का काम करे, उनके लिए लिमिट कितनी है? 20। क्लियर? ये थोड़ा सा मेरे को लगा ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, ये तो याद है ना सर, सेक्शन 22 था रजिस्ट्रेशन का, 22 एंड यार बताओ यार, जीएसटी में काम करता है ऐसे मत करो। सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन का और एक सेक्शन है यार, 23 मत बोलना। ठीक है सर, 22 एंड 24। ठीक है सर, हाँ ठीक 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 है सर। 22 जहां पर हम खुद से जाकर रजिस्टर कराते हैं, पर्सन लायबल टू रजिस्टर, और 24 सरकार बोलती है बैड भाई रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। 23 ऐसे कुछ लोग जिनको, जो लोग लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे अपन। तो देखो सर, कुछ लोग हैं जिनको सरकार बोली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ लिखो सर, यहाँ पर लिखो गुड्स वाले लोग, सर्विसेज वाले लोगों को तो 20 लाख की लिमिट मिलती है सर इंटर स्टेट में, लिखो इसको। ठीक, अगला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बिल्कुल इसको मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे और शायद नोट्स बना लो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट वाला आदमी है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का काम कर रहा है, तो उसको लिमिट मिलती है 20 लाख की। और उसके अलावा कोई और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। क्या बोला, समझ आया? ध्यान रखना। अच्छा, मैं अभी वो नहीं बोल रहा ना बार बार कि वो 4 स्टेट से तो लिमिट 10 हो जाएगी, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, 4 स्टेट से तो लिमिट 10 हो जाती है। अगला, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑन विच टैक्सेबल टैक्स इज पेबल बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज वाले को तो बैठा हो सर, इनको तो जीएसटी पे करना है, तो ये तो रजिस्टर करेंगे ही सर। अगला, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर आर नोटिफाइड एज लायबल फॉर टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 95 याद है? 95 में हम वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कवर करते थे जो नोटिफाइड थे। एग्जाम्पल देता हूँ, याद आएगा। कुछ नोटिफाइड सर्विसेज थी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू 95 में कवर्ड थी। सबसे पहला, हाँ वेरी गुड, रेडियो टैक्सी, ओमनी बस, याद करो, होटल्स वगैरह, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ये 4 है। ठीक है, ये 4 सेक्शन 95 में नोटिफाइड सर्विसेज थे। ये अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड कर देते तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को सरकार बोली भाई बैठ, तेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि तू ही पे करता है चार्ज, रिवर्स चार्ज में जीएसटी। ठीक है, अगला है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसको तो ऑब्वियसली सरकार बोली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऐसा कोई आदमी जो टीडीएस के लिए रजिस्टर है, जो कि गवर्नमेंट होती है सर, टीडीएस के लिए रजिस्टर गवर्नमेंट करती है सर। ठीक, ऐसा कोई पर्सन जो सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, दैट इज एन एजेंट। एजेंट को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में डालें अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई करता है तो। और अगर अपने नाम से काम करता है तो उसके लिए लिमिट है उसके पास। अगर अपने नाम से काम करेगा तो लिमिट है उसके पास 20 लाख की, 10 लाख, 40 लाख, सब लिमिट है उसके पास। अगला, सप्लायर्स अदर देन नोटिफाइड अंडर 95 हु सप्लाई थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर अमेजोन से कुछ बेच रहे हो, ठीक है, सरकार बोली भैया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जाओगे, पर सरकार ने गुड्स वाले लोगों को लिमिट दी है सर। सप्लायर जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, बट सरकार ने कुछ कंडीशन डाला है, इसके लिए सर्कुलर था, सरकार ने कंडीशन डाला है। सरकार ने कंडीशन ये बोली थी कि तुम इंटर स्टेट नहीं जा सकते, इंटर रहोगे, एनरोलमेंट नंबर ले लो तो हम तुम्हें लिमिट देंगे,
नहीं तो अगर तुम इंटर बेचने चले गए अमेजोन से तो चुपचाप बैठो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करो। ठीक। अगला है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं सर, वो तो गारंटीड है सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं सर। एवरी पर्सन सप्लाइंग ओआईडीआर सर्विसेज, ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करोगे तो सर उस केस में मैं रिवर्स चार्ज में ले लूंगा, बट अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं प्रोवाइड करते हो तो सरकार बोलती फिर वो आईडीआर वाले उससे बात करेंगे। ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो सेपरेटली वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, बट उनको रजिस्टर कंपलसरी करना पड़ेगा, अगर है रजिस्टर्ड तो बढ़िया, नहीं तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगला, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया, बाहर से गेमिंग वगैरह की सर्विसेज है, या फिर गवर्नमेंट बोली इसके अलावा कोई और हमें लगा तो हम उनको भी नोटिफाई कर देंगे सर। ठीक। फिर सरकार ने बोला कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करते हम जिनके साथ। सबसे पहला, ऐसा कोई पर्सन जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज या सप्लाई कर रहा है गुड्स जो सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो सरकार बोलती है वो तो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, हम रिसिपिएंट को ऊपर डालें सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, सप्लायर को थोड़ी पकड़े सर। समझ आ रही है बात। दूसरा, ऐसा कोई पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई करता है इंटर स्टेट सर्विसेज की, गुड्स तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज में आपके पास 20 लाख की लिमिट है सर, और वो 4 स्टेट्स रहेंगे तो 10 लाख की लिमिट। अगला, कोई अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स या नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स बना रहा है और इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है तो सरकार वाली आपके पास 20 लाख की लिमिट है। याद रखना, ये एक लौता अपवाद है जिसके लिए हम 20 लाख की लिमिट देते हैं सर। इसके अलावा अगर वर्धमान सर इंटर स्टेट गुड्स बेच दिए ना सर, सरकार बोलेगी चुपचाप बैठ और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, हैंडीक्राफ्ट वाले को छोड़े हमने। ठीक। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जाता है, पर अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का काम करता है, नोटिफाइड गुड्स का काम करता है, तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है, और वो 4 स्टेट रहे तो 10 लाख। समझ आया। ऐसा कोई पर्सन जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम या नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करता है तो सरकार बोलती है फिर इसको रजिस्ट्रेशन में क्यों घसीटेंगे। एग्रीकल्चरिस्ट, सर इसके बाजू में लिखो इंडिविजुअल और एचसीएफ कवर्ड है, यहाँ पर लिखो इसके बाजू में एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इसमें इंडिविजुअल और एचसीएफ कवर्ड है सिर्फ। इसके अलावा कोई और एग्रीकल्चरिस्ट रहा तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर, लिखो। ठीक है। अगला, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर सप्लाई कर रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स, सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें लिमिट देंगे, बट तुम्हें एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और उसके थ्रू काम करना पड़ेगा। अरे समझ। ठीक है। अगला है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर विद एन एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, तो उसके पास ये सेम है, सेम पॉइंट हो गए, ये गलती से सेम पॉइंट हो गए। क्लियर हुआ है सबको, बैठा है दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22-24 पढ़े हमने। ठीक है। हर एक स्टेट में कब तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके 30 डेज के अंदर हमें रजिस्टर करना पड़ता है सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये एमसीक्यू में मैंने बहुत बार देखा है, पता नहीं क्यों, इंस्टीट्यूट को प्यार है इससे। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को सरकार ने बोला एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। और ये पता नहीं फाइनल में पूछा जा रहा है सर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर फाइनल के लिए, कि सर अगर कोई पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है इन द पानी, टेरिटोरियल वाटर्स में अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो सरकार बोलती है नियरेस्ट कोस्टल लाइन जो होगी ना सर, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सर, नियरेस्ट कोस्टल लाइन। अब वो मेरे को देखना पड़ेगा सर, आप जहां सप्लाई कर रहे हो वहां से विशाखापट्टनम पास है, तमिलनाडु पास है, कर्नाटका पास है, मुझे नहीं पता, वो तो नियरेस्ट कोस्टल लाइन देखना पड़ेगा, जो नियरेस्ट कोस्टल लाइन होगी वहां से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सर। आ रही है बात समझ। सर क्या हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं? यस, इट्स अवर चॉइस, आप चाहो तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो सर, आपकी इच्छा है सर। ठीक है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये इन लोगों को मिलता है सर, बड़े बड़े लोगों को मिलता है, कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज वाले लोगों को। ठीक है। आगे देखते हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ी सी काम की होती है सर, सरकार आपसे सिंपल पूछती है भैया तुम 30 डेज के अंदर अप्लाई किए हो कि नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर तुम 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दियो तो सरकार बोलती है जिस दिन तुम लायबल थे तब से रजिस्टर मान लिए जाओगे। और पता है इसका रिलेवेंस क्यों बनता है? क्योंकि इसके लिए हम आईटीसी पे लड़ लेते हैं, आईटीसी में लड़ाई हो जाती है सेक्शन 18 में, तो इसीलिए इसका रिलेवेंस बहुत बनता है कि भैया कब तुम लायबल थे, और जब तुम लायबल थे क्या तुम 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिए थे, कर दिए तो सरकार बोलती है वेरी गुड, अच्छा है। अगर 30 डेज के अंदर अप्लाई किए तो जिस दिन तुम लायबल थे तब से तुम रजिस्टर मान लिए जाओगे। और सेक्शन 18 में हम ये बोलते हैं जिस दिन तुम लायबल थे अगर उसके 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिए
तो उस दिन से तुम रजिस्टर माने गए, और जिस दिन से तुम रजिस्टर माने गए उससे 1 साल पहले तक के इनपुट और कुछ केसेस में कैपिटल गुड्स की क्रेडिट मिल जाती है। इसीलिए इसका रिलेवेंस बहुत होता है। तुम लायबल कब थे और तुम अप्लाई कब किए सर। और अगर 30 डेज बाद है तो सरकार बोली भैया फिर तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा उस दिन से तुम रजिस्टर मानी रहोगे। तो जिस दिन रजिस्टर मानी रहोगे फिर उसके 1 साल पहले से देखेंगे। कहानी समझ आई? ये बहुत सिंपल है। आई पर्सनली थिंक ये बहुत सिंपल है। डीम रजिस्ट्रेशन कि अगर आप एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी सबके लिए रजिस्ट्रेशन माने रहता है, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है सर। ठीक है, अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर आपका एक जगह रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिल हो गया तो बाकी जगह रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत सिंपल है। प्रोसीजर दिया हुआ है सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का। आई पर्सनली थिंक ये सब बकवास है, ये आपके अभी काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। ये सब कुछ भी काम का नहीं है, फिलहाल तो काम का नहीं है। जब आप रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हो तो ठीक है, फाइनल लास्ट डे के लिए कोई काम का नहीं होता। ठीक है, फाइनल लास्ट डे पर ये तो वाओ, आई पर्सनली थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सर, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, अब बारी है प्रॉपर ऑफिसर की, जीएसटी ऑफिसर की सर। अगर जीएसटी ऑफिसर को लगता है भैया सब चीजें सही है, आप अच्छे इंसान हो, सब चीजें परफेक्ट है, आपका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो आपको 7 डेज के अंदर क्या करेगा? आरसी ग्रांट कर देगा सर, विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन। विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन अगर उसको सब चीज सही लगी तो अगर मान लो उसे सब चीज सही नहीं लगी, सही कब नहीं लगेगी सर? जब हो सकता है आपने आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया, या फिर जिस जगह से बोल रहे हो वहां से बिजनेस नहीं कर रहे हो, या तो उसको लग रहा है सर उसने आपका डाटा एनालिसिस किया और रिस्क पैरामीटर के अंदर अगर आप फॉल कर गए, तो उस केस में तो भैया रजिस्ट्रेशन तब ग्रांट होगा जब वो पहले आपके पास आएगा, आपके साइट में आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद 30 डेज के अंदर कहानी होगी सर। क्या बोला, समझ आया? मैं समझ आया ना क्या बोला मैं? पहले तो वो आधार देखेगा आप आधार ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि नहीं सर। ठीक है, फिर अगर उसको लगेगा कि नहीं आपके फिजिकल वेरिफिकेशन साइट की जरूरत है सर, या तो आपके रिस्क पैरामीटर्स वगैरह चेक किया, आपने आधार कार्ड सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया है, कुछ गड़बड़ है, उसको थोड़ा भी लगा, आप पे शक हुआ, वो आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन। और जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन में आएगा उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो विद इन 30 डेज आरसी ग्रांट करेगा, नहीं तो जय माता दी, खत्म, कैंसिल। ये समझ आई कहानी? समझ आया ना? चेक। ये तो कहानी तब थी जब ये आम जिंदगी थी। अब बात ये हुई कि सर अगर चीजें ऑर्डर पे ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक्स है, कुछ चीजें सही नहीं लग रही है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई सही नहीं हो रहा है, या कुछ चीज प्रॉपर सही नहीं लग रही है, तो फिर सबसे पहले ये पूछेगा भैया क्या आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है कि नहीं प्रॉपर, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर दिक्कत आ रही है आधार ऑथेंटिकेशन में। आधार ऑथेंटिकेट कराए हो कि नहीं, कराए हो तो गलत तो नहीं है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि आपकी साइट विजिट करने की जरूरत है तो वो साइट आ जाएगा सर, या फिर उसको लगा सर आधार में कुछ और बोलते हो, जब साइट आने के बाद चेक कर रहा हूं तो वो जगह ही नहीं है जहां बिजनेस कर रहे हो, रिस्क की बात लग रही है, तो सर उसके बाद विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो हम दिए हैं सर, उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या करेगा, वो नोटिस इशू करेगा। समझ आ रही है कहानी? वो आपको नोटिस इशू करेगा कि सर मेरे को तो कोई चीज सही नहीं लग रही है सर, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं आपकी साइट भी आया था, आपकी ऑफिस मेरे को वहां दिखी ही नहीं सर, आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या कहानी है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? फिर विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन डेट, अदर केसेस में इनके अलावा कोई और मैटर रहा तो 7 दिन की कहानी है। समझो मेरी बात, एकदम सिंपल, आराम से समझना। अगर आपका आधार में गड़बड़, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए तो गड़बड़ लगा, या तो उसको रिस्क पैरामीटर में कुछ गड़बड़ लगा सर, ठीक है, तो वो क्या लेगा, 30 डेज का टाइम लेगा। एप्लीकेशन आपने सबमिट किया, 30 डेज का टाइम है उसके पास, वो आपको नोटिस वगैरह इशू करेगा सर कि भैया मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, आप आइए क्लैरिफिकेशन दीजिए जीएसटी ऑफिस में। और इसके अलावा कोई और अदर केस है तो 7 डेज का टाइम है। यहाँ अदर केस में 7 डेज का टाइम क्यों है, क्योंकि सर बाकी केसेस में वो आएगा नहीं फिजिकल, और पहले वाले केस में फिजिकल वेरिफिकेशन में आएगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन में आने में टाइम लगता है। आएगा, चेक करेगा, ऑफिस दिखना चाहिए, ऑफिस खुली हुई दिखना चाहिए, उसके बाद जाएगा, नोटिंग करेगा, सब करेगा, उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए 30 डेज। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। इफ द एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन, अब वो तो मांगेगा ही आपसे क्लैरिफिकेशन सर,
क्योंकि उसे तो डाउट हो चुका है सर, अब क्लैरिफिकेशन मांगेगा सर। और आपने क्लैरिफिकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, क्या आपने सबमिट किया? वो आपको नोटिस भेजेगा, भाई मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है, आप आइए और क्लैरिफाई करिए। क्या आपने क्लैरिफिकेशन दिया विद इन 7 वर्किंग डेज? दे दिया, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया, आरसी ग्रांट कर देगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड है, अभी भी नहीं सेटिस्फाइड है, खत्म सर, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, बट आपको राइटिंग में लिख के देगा कि सर हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं सर। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है दिमाग में? ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें जो मेरे को लगती है थोड़ी सी, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। पता है कैजुअल टेक्सुअल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टेक्सुअल पर्सन में डिफरेंस होता है? थोड़ा बहुत कुछ पता है? मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल है, सदाबहार है, मतलब आपके केस सिनेरियो भाई, इंटर के भी केस सिनेरियो में वही एग्जांपल है, बहुत अच्छा है और मेरे को भी अच्छा लगा समझने में। मान लो वर्धमान सर रायपुर में बिजनेस कर रहे हैं, वर्धमान सर रायपुर में रजिस्टर्ड है। अब वर्धमान सर दिल्ली में जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या मान लो दिल्ली में एक एग्जीबिशन या कुछ लगाना चाहते हैं, ठीक है। सरकार मेरे को बोलती है आप आओ और दिल्ली में ऐसा कैजुअल टेक्सुअल पर्सन रजिस्टर हो जाओ। दिल्ली में परमानेंसी से तो काम नहीं कर रहे। मैं बोले नहीं नहीं नहीं, ये 1 महीने का वर्कशॉप है, मैं चले जाऊंगा अपना रायपुर वापस। तो सरकार बोलती दिल्ली से काम तो करेगा ना? मैं बोला हाँ हाँ, अभी तो फिलहाल दिल्ली से ही काम करूंगा। सरकार बोली तू कैजुअल टेक्सुअल पर्सन बन जा, वो आ हमारे पास कुछ टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरी अप्लाई कर ले। वैसे भी ये कैजुअल टेक्सुअल पर्सन की रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 90 डेज है। अभी मैं सिर्फ किताबी बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बीच में नहीं लाना, प्रैक्टिकल सिनेरियो अलग हो सकते हैं, ठीक है, किताबी बातें। तो सर 90 डेज तो वैसे भी वैलिडिटी रहती है इसकी, तो चाहे तो फर्दर 90 डेज एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 180 जाता है। तो तू कुछ ही टाइम पीरियड के लिए तो आया था ना स्टेट में बिजनेस करने, कुछ टाइम पीरियड के लिए बिजनेस कर, अपना चले जाना। ये होता है कैजुअल टेक्सुअल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टेक्सुअल पर्सन वो होता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, बट ये आया इस पर्पज से कि इंडिया में बिजनेस करूंगा। तो सरकार बोलती है तू बैठ भैया, अब तू क्या बोलते हैं रजिस्टर कर और बिजनेस कर। इसको भी बोलती है सरकार की टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट रहेगा। आ रही बात समझ? अगर ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले, आपको पता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद भी सरकार बोलती है सर आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, आपको पता है कि नहीं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को भी बाद में एक समय बाद परमानेंट करवाना पड़ता है। अगर आप लंबे समय तक चलते ही रहो तो परमानेंट करवाना पड़ेगा, चले जाओगे तो सरकार कुछ नहीं बोलेगी। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग सेम ट्रीट कर देते हैं, सेम नहीं है, दोनों अलग है, लॉजिकली दोनों बंदे अलग है सर। आ रही बात समझ? बेटर दिमाग में? क्लियर बोल? तो देखो सर, इनके लिए ये वाली कहानी तो याद रखनी है, ठीक है। 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन लोग अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी मैक्सिमम 90 डेज है फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैक्सिमम 90 डेज है, पर 90 से कम हो सकता है। मान लो सरकार ने किसी को ऐसा कैजुअल टेक्सुअल पर्सन 30 डेज के लिए बोला, तो फिर 30 और 90 दोनों में विचएवर इज अर्लियर सर, 30 डेज के लिए वो रजिस्टर माना जाएगा। मैक्सिमम 90 है। पर एक बात याद रखना भाई, ये आदमी को पूरा पैसा एडवांस टैक्स में जमा करना पड़ता है, पूरा एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है। पर ये एडवांस में जब डिपॉजिट करता है तो अपनी क्रेडिट को एडजस्ट करके डिपॉजिट करता है। क्या बोला, समझ आया? क्रेडिट एडजस्ट करके डिपॉजिट करेगा। आप लोग जब मेन बुक से पढ़ोगे तो मेन बुक में इसका सर्कुलर भी है सर, जहां पर इस पे लेके लड़ाई हुई थी कि ग्रॉस लाइबिलिटी जमा करेगा कि नेट, तो सर्कुलर से गवर्नमेंट ने क्लियर किया भी ये नेट करेगा, ये ग्रॉस क्यों करेगा, पागल है क्या, क्रेडिट नहीं पड़ी रह जाएगी क्या? समझ आया? क्लियर हुआ? ये आई पर्सनली थिंक ठीक है, दिया है, जरूरत तो नहीं लगती मुझे एज सच इसको पढ़ने की। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ चेंज करना है, छोटे मोटे चेंज है। जनरली रजिस्ट्रेशन में चेंज को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, कोर एरिया, नॉन कोर एरिया। नॉन कोर एरिया तो आपका ओटीपी बेस्ड हो जाता है चेंज, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब ओटीपी बेस्ड चेंज हो जाते हैं। बट कोर एरिया अगर आप चेंज करते हो तो विद इन 15 डेज आपको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भाई हमने कोर एरिया में चेंज किया, जैसे कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज कर दो, आप कंपनी का नाम चेंज कर दो, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर दो, ये थोड़ा सा कोर एरिया होता है सर। और अगर कोर एरिया तो आपको बताना पड़ेगा सर, विद इन 15 डेज बताना पड़ेगा कि सर हमने चेंज किया है, ठीक है। और फिर प्रॉपर ऑफिसर अप्रूव करेगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज। कहानी समझ आई? ठीक है। इसके बाद कैंसलेशन
और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें मैं आपको एक कुछ चीजें बताता हूँ जो मेरे को थोड़ा सा लगता है इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हाँ एक सेकेंड रुकना, मेरे को आपको कुछ बताना है। रुको, मेरे को एक चीज आप लोग को बतानी है, रुकना। हाँ ठीक, पहले तो मैं ये चार्ट से बताता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये चार्ट से बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी जो मेन बुक थी जिससे अपन ने क्लास में पढ़ा था उस बुक से कुछ चीज इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, मेरे को लगता है एग्जाम में आएगा। अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, मेरे हिसाब से इसी को बाजू में नोट भी कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा और मेरे को लगता है एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है कि सर एक पर्सन चाहे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल सुओ मोटो भी कर सकता है या प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो भी रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर सकता है। सुओ मोटो ये कब होता है सर, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दे, ट्रांसफर कर दे, अमेलगमेट कर दे, हमारे बिजनेस का टर्नओवर ही एक्सीड नहीं कर रहा है सर, हम टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी से बाहर है या बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो हम सुओ मोटो अप्लाई करते हैं। बट कुछ केसेस है सर जहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है प्रॉपर ऑफिसर, वो है सर जहां पर हम कॉन्ट्रावेंशन करते हैं प्रोविजंस का। सबसे पहला एक काम करते हैं, इसको ना वहीं से दिखाता हूं मैं आपको क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट लगा था। मेरे हिसाब से तो देख के जाने लायक है और बकायदा नोट करने लायक है। सभी नंबर होगा 400, तो आईटीसी चल रहा है। ये ये सर कुछ केसेस है जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है आपका रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रावेंशन करते हो आप प्रोविजन एक्ट और रूल्स का। इसमें कुछ चीजें तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ चीजें बहुत सिंपल है कि सर आप बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहे हो जहां से डिक्लेयर किया प्लेस ऑफ बिजनेस, या तो बिल वगैरह इशू नहीं कर रहे हो, एंटी प्रॉफिटरिंग वाला काम कर रहे हो सर, बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश नहीं कर रहे हो। बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करने के लिए टाइम पीरियड कितना है, मैं नहीं बता रहा, तुम लोग बताओगे, जीएसटी में काम करते हो सब। 30 डेज था, ठीक है 30 डेज ध्यान रखना। ठीक, सेक्शन 16 क्रेडिट का वॉल्यूशंस कर रहे हो, आउटवर्ड डिटेल जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये याद रखना, याद है 86B 50 लाख से ऊपर, अच्छे से याद है ना सर। ठीक है, 50 लाख से एक्सेस होता था तो हमने बोला था सर 1% तो आपको कैश में पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट। वायलेट द प्रोविजंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजो ऑफ रूल 23(1) जिसमें फेल टू फर्निश पेंडिंग रिटर्न्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पढ़ेंगे, नीचे पढ़ाऊंगा ये सेक्शन 23 हम पढ़ेंगे सर, बट मैं आपको अभी एक बार बताता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मैंने गवर्नमेंट पे अप्लाई किया, भाई मेरा रजिस्ट्रेशन गलती से कैंसिल हो गया, प्लीज उसको रिवोक कर दो। गवर्नमेंट बोली ओके, एक शर्त में रिवोक कर देंगे, तेरी जितनी पेंडिंग रिटर्न है उसको 30 डेज के अंदर फाइल कर दे। तो इन्होंने ये बोला कि तुम अगर 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किए तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। क्या बोला, समझ आया? पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, रिवोकेशन के लिए बोले ठीक है हम कर देंगे, पहले तू पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दे। मैं बोला ओके, कितना टाइम है, बोले 30 डेज के अंदर पेंडिंग रिटर्न फाइल कर। 30 डेज के अंदर अगर मैं पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दिया तो फाइन, मेरा रजिस्ट्रेशन वापस लाइव हो जाएगा, मतलब वैलिड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक, 30 डेज में फाइल नहीं किया तो जब तक ये प्रोविजन नहीं आया था ना, इंडिया में लोग क्या करते थे, प्रॉपर ऑफिसर को बोलते थे तू पहले ये बता तेरे पास पावर कहाँ है कैंसिल करने का, पढ़ लो, ये तो पॉइंट्स दिए ना, कहाँ है बताओ प्रॉपर ऑफिसर। ये पॉइंट को छोड़ दो, ये तो अमेंड हुआ, इस पॉइंट को हटा दो, तो आप मेरे को ये बताओ प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर ही कहाँ है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सके, कैंसिल नहीं कर पाता था। अब सरकार ने उसे पावर दे दिया कि भैया कोई 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो उसकी नियत ही नहीं है, खत्म करो, खत्म ही करो बात उसका। समझ आया?
मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली याद रखना चाहिए। रूल 23 प्लीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। बहुत बहुत गजब चांसेस है। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन मतलब वैसा बड़े क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं बनेगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन का तो पार्ट बन सकता है। व्हाट आर द केसेस वेयर द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर? एनी 5 एनी 6 लिख देगा, ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी ये वाले पॉइंट्स तो पहले भी थे, ऐसा नहीं ये पॉइंट कुछ बदले सर। आपने सर जीएसटीआर कौन सा है, 39 कौन सा था, 3B, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। या फिर क्यूआरएमपी स्कीम वाले हो तो 2 क्वार्टर से आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर रहे हो सर। कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो टैक्स पे नहीं कर रहे हो सर लास्ट 3 मंथ्स का, ठीक है। और सर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन कैश कंपोजिशन वाला तो वो रिटर्न ही फर्निश नहीं कर रहा है कंटिन्यूस टैक्स पीरियड में, तो इन सब केसेस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते थे सर। अगर कोई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है वो बिजनेस चालू ही नहीं कर रहा है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सर, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन लेने टाइम फ्रॉड मिस स्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट ये सब कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता था। बट कैंसिल करने से पहले एक बार सुना जाता था सर कि किसकी गलती है क्या गलती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाता था। और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल का प्रोसीडिंग चल रहा है तब तक आप जीएसटी के काम से सस्पेंडेड हो, आप जीएसटी का काम तो नहीं कर सकते सर। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? इन्होंने बोला सर देखो प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन, क्या कैंसिलेशन का प्रोसीजर है सर? रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो वो खुद भी अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए, ठीक है। और प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। पर ये कहानी तब होती है जब रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई करता है, और जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है रजिस्ट्रेशन तो पहले उसको शो कॉज इशू करता है सर, ठीक है। और शो कॉज इशू करने के विद इन 7 डेज उस आदमी को रिप्लाई करना पड़ेगा कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए। अगर आपने रिप्लाई किया, आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो फिर वो बोलेंगे सर कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें सर, ठीक है। आया समझ? सरकार ने बोला एक उपचार आपके पास और भी है, अगर आप शो कॉज का रिप्लाई ना करो बट शो कॉज में जैसे लिखा हुआ है कि आपकी पेंडिंग रिटर्न्स है, आपका लेट फी पे नहीं है, इंटरेस्ट पे नहीं है, टैक्स पे नहीं है, अगर आप वो सब चीजें भी पे कर देते हो, वो सब चीजें भी कर देते तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा, भले ही आप रिप्लाई ना करो शो कॉज का। पर रियल लाइफ में सब करते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, रियल लाइफ में सब करते हैं। क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे ना तो जीएसटी ऑफिसर बाद में बोल देता मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत केसेस देखता हूँ जीएसटी के, बाप रे बाप। समझ आया? ठीक है। तो अगर आप मानते ही नहीं और शो कॉज का भी रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ रिप्लाई, अगर आप आपका रिप्लाई उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो, ठीक है। आई बात समझ? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसमें ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान रखो। रजिस्ट्रेशन सो मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, द टैक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई विद इन 90 डेज, यही आता है एग्जाम में, ठीक है। विद इन 90 डेज यही आता है सर, ठीक। अगर आपने पेंडिंग रिटर्न्स वगैरह, मेकिंग ड्यूज वगैरह सब पेमेंट्स कर दिए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए थे वो रिवोक कर देंगे सर, ठीक है। आ रहा है समझ? इसके बाद बस यही है, ठीक है। समझ आया कहानी? रजिस्ट्रेशन की कहानी इतनी है। मुझे जो पूरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो लगा, जो एग्जाम में आने चल रहा है चांसेस है, वो ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, खाना खाने के चांसेस है, प्यारा खाने के चांसेस है। उसके अलावा तो ये कंप्लीट हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ठीक है।